अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद जमशेद। यूनिट एमटीकेट बायोलॉजी का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है दैट इज मोनोसेक्राइड। बेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 बेटा हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं। मोनोसेक्राइड्स बेटा वो शुगर्स हैं दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेक्राइड, जिनके अंदर सिंगल सेक्राइड सिंगल शुगर बेटा प्रेजेंट हो। जो सिंपलेस्ट बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या है? मोनोसेक्राइड हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर बेटा हमारे पास 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से बेटा आपने माइंड में रखना है कि ओलिगोसेक्राइड्स वो शुगर्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दैट हैव 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। अगर आप उनकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अगर बेटा हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड आपको ऑन हाइड्रोलाइसिस मिलते हैं तो वो डाइसेक्राइड है, 3 मिलते हैं तो ट्राइसेक्राइड, 4 मिलते हैं तो टेट्रासेक्राइड एंड सो ऑन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स हैं। पॉलीसेक्राइड्स बेटा वो हमारे पास शुगर्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो सेक्राइड्स हैं जिनकी हाइड्रोलाइसिस पर आपको मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं। देखें, अगर सिंगल सेक्राइड यूनिट है तो वो मोनोसेक्राइड, अगर 2 to 10 मोनोसेक्राइड से कोई शुगर मिलकर बनती है 2 से 3 से 4 से 10 तक तो वो बेटा आपके पास ओलिगोसेक्राइड है। अगर 10 से ज्यादा 10 से ज्यादा सेक्राइड्स या मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो वो जो शुगर बनेगी वो कौन सी होगी? पॉलीसेक्राइड होगी। आज का जो हमारा लेक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ मोनोसेक्राइड पर फोकस करेगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को बेटा डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बेसिकली हमारे पास सैकराइड्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम क्या है? सैकराइड्स है। ठीक है, अब ये जो सैकराइड्स है ये ग्रीक वर्ड सैकरोन से ड्राइव किया गया है। एमसीक्यूज है कि सैकराइड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज नोन एज सैकरोन। और सैकरोन का मतलब क्या बेटा? शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है, शुगर्स भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अगर हम मोनोसेक्राइड्स को देखें तो मोनोसेक्राइड्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो मोनोसेक्राइड्स आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेक्राइड यूनिट। वही मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसी शुगर जिसके अंदर आपको सिंगल सेक्राइड यूनिट नजर आए, जिसको आप हाइड्रोलाइज ना कर सकें, जिसकी हाइड्रोलाइसिस ना हो सके, उस शुगर को, उस आप सेक्राइड को आप क्या नाम देंगे? मोनोसेक्राइड का नाम देंगे। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा तो बेटा आपके पास जो मोनोसेक्राइड्स हैं दीस आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। अगर एमसीक्यूज आते हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंपलेस्ट शुगर, तो जो मोनोसेक्राइड होगी बेटा वो सिंपलेस्ट शुगर होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी है मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। बेटा हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स हैं आप इनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेक्राइड यूनिट। क्लियर बेटा? ये एमसीक्यूज है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मोनोसेक्राइड का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसलिए बेटा दे आर इजीली सोलुबल इन वाटर। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सोलुबिलिटी है वाटर के अंदर वो मोनोसेक्राइड की है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कि मोनोसेक्राइड्स आर स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपसे ये यूं पूछा जाए कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन हो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, तो आंसर आएगा मोनोसेक्राइड। और अगर मोनोसेक्राइड में भी ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा कौन सी स्वीटेस्ट मोनोसेक्राइड है तो करेक्ट आंसर जो होगा बेटा दैट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज वो मोनोसेक्राइड है जो सबसे ज्यादा मीठी है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जनरल जो फार्मूला है मोनोसेक्राइड का दैट इज CnH2nOn। ठीक है, अगर आप ग्लूकोज को भी देखें C6H12O6 है, तो ये जनरल फार्मूला एमसीक्यूज में बेटा पूछ लिया जाता है, तो आपने इसे नोट कर लेना है CnH2nOn बेटा। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल डेफिनेशन अगर देखें, मोनोसेक्राइड के अंदर बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो 2:1 होती है। अगर केमिकल डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो मोनोसेक्राइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी बिल्कुल वही डेफिनेशन बेटा मोनोसेक्राइड्स की है। तो मोनोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे बेटा। अब देखिए बेटा आपके पास ये ग्लेसर एल्डिहाइड है बेटा। ग्लेसर एल्डिहाइड ट्राइओज शुगर है, मतलब वो शुगर जिसमें 3 कार्बन हो उसे कहते हैं ट्राइओज। अब देखिए जो ग्लेसर एल्डिहाइड है इसके अंदर आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज एल्डिहाइड। देखिए ये मैंने सर्कल किया है, ये एल्डिहाइड बेटा ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो शुगर एल्डिहाइड होती है उसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा और जो कीटो शुगर होगी उसके अंदर बेटा कीटो फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये जो शुगर है बेटा आप इसमें देखें ये आपके पास क्या जी? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अब देखें ये आपके पास कौन सी शुगर है? दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी ट्राइओज शुगर है, 3 कार्बन वाली शुगर है, लेकिन इसमें बेटा आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटो फंक्शनल ग्रुप। आपने एक बात याद रखनी है बेटा, अगर किसी शुगर के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो हमेशा कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगा। ठीक है बेटा, और अगर किसी शुगर में कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस कार्बन नंबर जो 2 होगा उसके साथ हमेशा कीटो ग्रुप क्या होगा? अटैच होगा। ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बेटा कि ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है उसके अलावा जितने कार्बन होंगे सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा सिवाय उस कार्बन के जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो बेटा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ कभी भी आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी जितने हमारे पास कार्बन होंगे सबके साथ आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोनोसेक्राइड्स में नजर आता है। अब देखिए यही बात मैंने लिखी है कि ऑल एटम्स एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि एक कार्बन के अलावा बाकी जितने कार्बन के एटम्स होंगे सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। जो रिमेनिंग 1 कार्बन है इज द पार्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, वो उसके साथ या तो कीटो ग्रुप अटैच होगा या एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड है तो वो कार्बन नंबर 1 है, और अगर बेटा वो कीटो ग्रुप है ठीक है तो फिर वो अटैच होगा कार्बन नंबर 2 के साथ। अब देखिए ये बेटा हमारे पास
एक ग्लूकोज है, दूसरी फ्रक्टोज है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और फ्रक्टोज के अंदर कीटो। देखिए फ्रक्टोज को अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 2 के साथ कीटो ग्रुप आपको नजर आ रहा है, और इस कार्बन नंबर 2 के साथ कहीं भी आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर नहीं आ रहा, बाकी सारे कार्बन के साथ आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आएगा। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, तो वो कार्बन नंबर 1 के साथ है, तो कार्बन नंबर 1 के साथ कहीं भी आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर नहीं आता, बाकी सारे कार्बन के साथ आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन है बेटा मोनोसैकेराइड्स की। हम मोनोसैकेराइड को दो मेथड्स या दो बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। एक तो बेटा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर, और दूसरा बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद पर। मोनोसैकेराइड्स के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से बेटा राइट डाउन कर लें, 3 to 7 कार्बन हो सकते हैं। मतलब अगर कोई आपको कहे कि क्या 2 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड हो सकता है, तो आप कहेंगे कभी भी नहीं, क्योंकि मेरे पास मोनोसैकेराइड सिर्फ 3 to 7 कार्बन पर मुश्तमिल हो सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या मोनोसैकेराइड्स ठीक है 8 कार्बन वाला भी हो सकते हैं, आप कहेंगे कभी नहीं, क्योंकि मोनोसैकेराइड में या तो 3 कार्बन होंगे, या 4 होंगे, या 5 होंगे, या 6 होंगे, या 7 होंगे। 3 to 7 कार्बन एटम्स मौजूद हो सकते हैं। तो अभी हम जो क्लासिफिकेशन करने लगे, ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप बेटा। तो फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं मोनोसैकेराइड्स की दो ग्रुप्स के अंदर। एक बेटा हमारे पास ग्रुप कहलाता है एल्डो शुगर का, और दूसरा बेटा हमारे पास है कीटो। अब एल्डो शुगर कौन सी है? एल्डो शुगर बेटा वो शुगर है दैट हैव एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। जिस शुगर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है, उस शुगर को क्या नाम देंगे? एल्डो शुगर का। तो एल्डो शुगर इज अ शुगर हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल किसकी है? ग्लाइसर एल्डिहाइड की है। तो ग्लाइसर एल्डिहाइड के कार्बन नंबर 1 के साथ आप देखें आपको एल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है। तो एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा बेटा कार्बन नंबर 1 के साथ ही अटैच होते हैं, मैंने पहले भी बताया। अब देखिए दूसरी बेटा हमारे पास जो ग्रुपिंग है वो है कीटो शुगर्स की। कीटो शुगर्स वो शुगर्स हैं दैट हैव कीटो फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे शुगर दैट हैव कीटो ग्रुप, उससे आप क्या नाम देंगे? कीटो शुगर का। इसमें हमारे पास एग्जांपल किसके बेटा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की। तो अब क्योंकि इसके अंदर कीटो है, तो कीटो आपने हमेशा याद रखना है कौन से कार्बन के साथ कीटो अटैच होगा? कीटो फंक्शनल ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक बात आपने यहां राइट डाउन कर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, दैट इज मोनोसैकेराइड के अंदर कितने कार्बन एटम्स हो सकते हैं। इसमें आपने याद रखना है 3 to 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं इन द मोनोसैकेराइड। 3 to 7 रट लेना इस चीज को। अब देखिए ये टेबल है बेटा क्लासिफिकेशन का। अब देखिए पहली जो शुगर है, देखिए मैंने बताया था कि मोनोसैकेराइड जो सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड होगा वो ट्रायोज होगा, क्योंकि मोनोसैकेराइड में या तो कम से कम 3 कार्बन हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 कार्बन हो सकते हैं। तो अब देखिए अगर 3 कार्बन वाली शुगर है, वो शुगर जिसमें 3 कार्बन है, उसे आप नाम देते हैं ट्रायोज का। अब जनरल फार्मूला आपको याद है CnH2nOn। तो बेटा जनरल फार्मूला के मुताबिक ट्रायोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? C3H6O3। अगर देखें ट्रायोज की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर जो एल्डो शुगर आती है, ठीक है, एल्डोज शुगर की एग्जांपल हम कोट करें तो हमने पहले भी पढ़ी है ग्लाइसर एल्डिहाइड। ग्लाइसर एल्डिहाइड बेटा ट्रायोज शुगर है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। अगर कीटो की बात करें तो ट्रायोज जो कीटो शुगर होगी उसमें एग्जांपल आती है बेटा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की। और बेटा अगर इनके फंक्शन की बात करें तो दीज आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन। बेटा ग्लाइसर एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आपने याद रखना है, ये रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं ग्लाइकोलाइसिस में, और फोटोसिंथेसिस में भी बेटा ये आपके पास क्या है? दीज आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। ये बात आपने भूली नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास ऐसी शुगर जिसके अंदर 4 कार्बन है, उसे कहते हैं टेट्रोज। टेट्रोज बेटा बड़ी रेयर शुगर है, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। ये एमसीक्यूज आते हैं एमडीकैड में कि टेट्रोज आर वेरी रेयर इन नेचर एंड दे आर ओनली फाउंड इन द बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला टेट्रोज का क्या होगा? C4H8O4, वही जनरल फार्मूला आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो एल्डो शुगर है टेट्रोज की, वो क्या है? एरिथ्रोज। देखिए अगर शुगर आपके पास गिवन है और आपको समझ नहीं आ रही कि ये इसमें ये एल्डो शुगर है या कीटो शुगर है, तो अगर किसी शुगर के आखिर में OSE आ जाए, ओस, जैसे एरिथ्रोज, ग्लूकोज, तो वो होगी एल्डिहाइड शुगर, एल्डो शुगर। और अगर किसी बेटा अरिथ्रोलोज मतलब LOSE आ जाए, ठीक है, LOSE इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये शुगर कौन सी है? कीटो है। तो अरिथ्रोलोज बेटा कीटो शुगर है, कौन सी? टेट्रोज। तो टेट्रोज वो शुगर जिसके अंदर कीटो फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज अरिथ्रोलोज। और फंक्शन क्या बेटा? दीज आर बैक्टीरियल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। तो जो हमारे पास टेट्रोज हैं, जैसे कि अरिथ्रोज हो गया, अरिथ्रोलोज हो गया, ये सिर्फ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में आपको मिलते हैं, बाकी किसी और ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होते। देखिए ऐसी मोनोसैकेराइड या ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन हो, उसे क्या नाम देंगे? पेंटोज का। जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा? C5H10O5। अब देखिए यहां हमारे पास एल्डो में देखें तो एल्डो जो पेंटोज शुगर है वो है, एक है राइबोज, दूसरी डीऑक्सीराइबोज। राइबोज बेटा 5 कार्बन वाली शुगर है, अगर आप उसके कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को रिमूव कर लें तो वो बन जाएगी आपके पास डीऑक्सीराइबोज। और अगर बेटा हमारे पास टेट्रोज की कीटो शुगर देखें तो वो आपके पास क्या? राइबोलोज, ठीक है बेटा। और इसका फंक्शन अगर आप देखें तो हमारे पास आरएनए के अंदर राइबोज मौजूद होती है और डीएनए के अंदर क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज। और राइबोलोज है बेटा, दिस इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 6 कार्बन वाली अगर शुगर को आप देखते हैं मोनोसैकेराइड को, तो उसका नाम है हेक्सोज। जनरल फार्मूला क्या होगा? C6, ठीक है, H12O6। अब एल्डो जो शुगर है बेटा, ठीक है, हेक्सोज की, वो है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। और जो बेटा हमारे पास कीटो शुगर है दैट इज फ्रक्टोज। तो देखिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो बेटा हमारे पास मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है। जो ग्लूकोज है बेटा ये मेन रेस्पिरेटरी फ्यूल है, ये क्या बेटा? रेस्पिरेटरी फ्यूल है। और जो गैलेक्टोज है ये मिल्क शुगर के अंदर बेटा प्रेजेंट होती है।
लैक्टोज बेटा हमारे पास ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनते हैं, आप सबको पता है। और फ्रक्टोज जो बेटा हमारे पास है, ठीक है, ये आप एक बात याद रखनी है बेटा, हमारे पास जो स्पर्म, ये पहले लेक्चर के अंदर मैं ये बात बता चुका हूं कि स्पर्म जो सेल है, ठीक है, जो ह्यूमन मेल के मीट है, उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है दैट इज फ्रक्टोज, ठीक है बेटा। और ये बेटा जो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर सक्रोज को भी बनाते हैं, केन शुगर को। नेक्स्ट हमारे पास है 7 कार्बन वाली शुगर जिसका नाम है हेप्टोज। जनरल फार्मूला क्या होगा, C7H14O7। और बेटा अगर इसकी एल्डिहाइड फॉर्म देखें, एल्डो शुगर देखें हेप्टोज की, दैट इज ग्लूकोहेप्टोज। ग्लूकोहेप्टोज बेटा 7 कार्बन वाली शुगर है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर हम कीटो इसकी फॉर्म देखें तो वो क्या, सीडोहेप्टुलोज। और ये बेटा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है किसके बेटा, फोटोसिंथेसिस के। तो ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अक्सर यहां से एमसीक्यूज पिक कर लिया जाता है। अब कितने कार्बन हो सकते हैं मोनोसैकेराइड्स में बेटा, भूलने की बात, ये 3 to 7 हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास बेटा रिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए जब भी आप मोनोसैकेराइड्स को पानी में डालेंगे तो उनका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, एक रिंग की शक्ल में। वो रिंग बन जाएगा, क्यों बन जाता है, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये रिंग की जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, फोकस करने इस बात पे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो देखिए 2 तरह के रिंग बेटा मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं, एक फ्यूरानोज और दूसरा बेटा पायरानोज। जो फ्यूरानोज रिंग है बेटा वो 5 मेंबर रिंग है, मतलब उस रिंग के अंदर कितने मेंबर्स हो सकते हैं बेटा, 5 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 4 कार्बन होंगे और एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, याद रखने। और ये जो 5 मेंबर रिंग है बेटा, ये कौन से शुगर्स बनाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब मेरे पास एक तो पेंटोजेस, जितनी भी पेंटोजेस है, चाहे एल्डो शुगर है चाहे बेटा कीटो शुगर है, वो सारी की सारी जब भी आप उसे वाटर के अंदर डालेंगे, जब भी आप उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो जो रिंग बनेगा उसका नाम होगा फ्यूरानोज रिंग, 5 कार्बन वाला रिंग। और बेटा जो बाकी कीटो हेक्सोसिस है, कीटो हेक्सोसिस मतलब 6 कार्बन वाली शुगर जिसके अंदर कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर आप कीटो हेक्सोसिस को भी सॉल्यूशन में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वो भी बेटा हमेशा आपके पास 5 मेंबर रिंग मतलब के फ्यूरानोज रिंग बनाएगा। तो पेंटोजेस और कीटो हेक्सोसिस कौन सा रिंग बनाती है बेटा, फ्यूरानोज रिंग बनाती है। अब देखिए ये आप देख लें, ये आपके पास 5 कार्बन वाला रिंग है जिसमें 4 कार्बन है, और बेटा जो 5वां एलिमेंट है, जो 5वां मेंबर है वो क्या बेटा, ऑक्सीजन है। अब देखिए पैरानोज की बात करें तो पैरानोज बेटा 6 कार्बन वाला 6 मेंबर रिंग है जिसमें 5 कार्बन और छठा जो बेटा मेंबर है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब देखिए जो 6 मेंबर रिंग है ये कौन सी शुगर्स बनाती है बेटा, ये एल्डो हेक्सोसिस। जितनी भी एल्डो हेक्सोसिस 6 कार्बन वाला शुगर होगा जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, वो एल्डो हेक्सोसिस बेटा जब भी पानी में जाएंगी 6 मेंबर रिंग पैरानोज बनाएंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखेंगे डायग्राम आप देख ले, आप इसमें देखें 5 कार्बन है, ठीक है, 5वें कार्बन के साथ देखें ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन 1 और 5 के दरमियान है, तो 5 कार्बन और छठा मेंबर कौन सा होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है। तो ये हमारे पास पैरानोज रिंग है 6 कार्बन वाला। नेक्स्ट बेटा हमारे पास राइबोफ्यूरानोज, ये पीटीबी के अंदर बेटा गिवन है राइबोफ्यूरानोज। राइबो का मतलब होता है राइबोस। अब देखिए राइबोस हमारे पास कौन सी शुगर है बेटा, पेंटोज शुगर है, ठीक है, एल्डोज, ठीक है, पेंटो एल्डोज शुगर 5 कार्बन वाले जिसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जब आप उसे पानी में डालते हैं तो वो 5 कार्बन वाला रिंग बनाते हैं जिसका नाम है फ्यूरानोज। तो राइबोस का जो 5 कार्बन वाला रिंग है इसका नाम क्या बन गया, राइबोफ्यूरानोज बन गया बेटा। देखिए बेटा ये आपके पास एक जनरल स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर है राइबोफ्यूरानोज का। देखिए जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है ना उसे कहते हैं पेनल्टी मेड कार्बन। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम नाम देते हैं पेनल्टी मेड कार्बन। और ये वो कार्बन है जो कुर्बानी देते हैं। देखिए आपने देखा कि कार्बन नंबर 1 के अलावा बाकी हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब जब आप राइबोज को पानी में डालेंगे तो कार्बन नंबर 1 क्या कहेगा, वो कहेगा मुझे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए। क्या चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए। अब देखिए कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ और एक नेक्स्ट कार्बन कार्बन नंबर 2 के साथ। आपको बॉन्ड तो पूरे हैं। अगर हम इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप देते भी हैं तो ये क्या करेगा बेटा, ये कार्बन कहेगा मुझे हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे दो, ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड तोड़ दो, तो ऑक्सीजन के साथ 2 की बजाय 1 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ चौथा बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा कौन। तो मैं बता रहा था ना कि सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला जो कार्बन है वो पेनल्टी मेड कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन है। तो देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां से जाएगा, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा जो मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो रेड सर्कल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन नंबर 4 से, पेनल्टी मेड कार्बन से, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मूव करके चला जाएगा कहां बेटा, कार्बन नंबर 1 के साथ। और कार्बन नंबर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ चौथा बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड तोड़ देगा। अब ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाने, 2, एक उसने कार्बन 1 के साथ बनाया हुआ है, एक अब उसने बनाना है। और जो हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन है, जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे देगा तो इसमें इसके भी 3 बॉन्ड्स रह जाएंगे, इसने भी चौथा बॉन्ड बनाना है। अब ऑक्सीजन कहेगा कि मैंने भी एक बॉन्ड बनाना है, सेकंड लास्ट कार्बन पेनल्टी मेड कार्बन कहेगा मैंने भी बनाना है। तो क्या कहेंगे, ऑक्सीजन ने जो एक बॉन्ड बनाना था वो इस कार्बन सेकंड लास्ट कार्बन के साथ बना लेगा। तो अब ऑक्सीजन बेटा कार्बन नंबर 1 के साथ भी बॉन्ड बनाएगी और कार्बन नंबर 4 जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसके साथ भी क्या बनाएगी बेटा, बॉन्ड बनाएगी। देखिए जब ये रिंग स्ट्रक्चर आ गया है तो अब देखिए बेटा हमारे पास कार्बन नंबर 1 में ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जब आप सॉल्यूशन में डालेंगे रिंग बनेगा। तो अब देखें कार्बन नंबर 1 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया, कहां से आया था, कार्बन नंबर 4 से आया था। और हमारे पास कार्बन नंबर 1 के साथ जो ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ था वहां से एक बॉन्ड टूटता है और किसके साथ ऑक्सीजन आकर बनाती है, कार्बन नंबर 4 के साथ। तो ऑक्सीजन जो बॉन्ड बना रही है बेटा रिंग स्ट्रक्चर के अंदर वो किसके दरमियान है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान। तो ये जो 5 मेंबर रिंग बनता है इसका नाम है बेटा राइबोफ्यूरानोज। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास है ग्लूकोपैरानोज। ग्लूकोपैरानोज बेटा 6 कॉर्नर रिंग है किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज को जब आप पानी में डालते हैं तो कार्बन नंबर 1 जिसके साथ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कहेगा मुझे हाइड्रोक्सिल ग्रुप दें,
हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा कौन बेटा? पेनल्टीमेट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन देगा। तो देखिए कार्बन जो 1 है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लेगा और ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड तोड़ देगा, और जो ऑक्सीजन है बेटा वो किसके साथ जाकर बॉन्ड बनाएगा? कार्बन नंबर 5 के साथ, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। देखिए बेटा हमारे पास कार्बन नंबर 1 और 5 के दरमियान ऑक्सीजन बॉन्ड बन गया है, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो किसके साथ पास चला गया? कार्बन नंबर 1 के साथ। तो अगर ऐसे रिंग के फॉर्म में देखें तो देखें 6 मेंबर रिंग बना है, कार्बन नंबर 1 के पास अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और कार्बन नंबर 5 और 1 और 5 के दरमियान बेटा क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये जो रिंग बनता है बेटा इसका क्या नाम है? ग्लूकोपैरानोज। जितनी भी एल्डोहेक्सोज शुगर है बेटा सारी पैरानोज रिंग बनाती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो शुगर है वो बेटा एक अल्फा शुगर होती है, दूसरी कौन सी होती है? बीटा शुगर। अब देखिए अल्फा शुगर कौन सी होती है? अगर कार्बन नंबर 1 के साथ जो OH ग्रुप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो तो उसे आप नाम देते हैं अल्फा शुगर का। और बेटा हमारे पास जो बीटा शुगर है वो कौन सी होती है? अगर OH जो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 के साथ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर बेटा अटैच हो तो वो कहलाएगी बीटा शुगर। अब देखिए जो अल्फा ग्लूकोज है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे अटैच है कार्बन नंबर 1 में, और बीटा शुगर के अंदर OH क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अटैच है। स्टीरियोआइसोमर्स की बात करें, देखिए दो तरह के आइसोमर्स मोनोसैकेराइड्स में मौजूद होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, दूसरे बेटा स्टीरियो आइसोमर्स। और जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ठीक है, वो किस वजह से होते हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ग्लूकोज में बेटा हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और फ्रक्टोज के अंदर बेटा क्या? कीटो फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से हमारे पास जो आइसोमर्स आते हैं वो कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स क्या हैं? तो बेटा हमारे पास आइसोमर्स इन विच हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर अरेंज्ड, ठीक है, इन डिफरेंट पैटर्न टू द एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म का। अब हमारे पास एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स क्या हैं? द कार्बन व्हिच मेक 4 बॉन्ड्स विद 4 डिफरेंट एटम्स और 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, सच कार्बन इज नोन एज एसिमेट्रिकल कार्बन। अगर एक कार्बन 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप्स के साथ 4 डिफरेंट बॉन्ड्स बना रहा है तो इस कार्बन को आप क्या नाम देंगे बेटा? एसिमेट्रिकल कार्बन का। और विद द हेल्प ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अब देखिए बेटा हमारे पास अगर आप एसिमेट्रिकल कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिफरेंट करते जाएं इन पोजीशन, ठीक है, कभी राइट साइड पर अटैच करते हैं कभी लेफ्ट साइड पे, अगर अरेंजमेंट डिफरेंट करेंगे तो हमारे पास आइसोमर्स बनते जाएंगे। अब हमारे पास ग्लूकोज में कितने एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स हैं? देखिए 1 और 6 कार्बन के अलावा, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5 जो कार्बन नंबर हैं दे आर एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स। क्योंकि बेटा ये जो 4 हमारे पास एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स के साथ क्या बेटा? अटैच है। 1 क्यों नहीं एसिमेट्रिकल कार्बन? क्योंकि कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। लास्ट वाले कार्बन को देखिए उसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, तो इस वजह से बेटा 1 और जो 6 कार्बन है ये हमारे पास एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं है। बाकी कितने हैं? 4, वो क्या है? एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स हैं। अब हमारे पास जनरल फार्मूला क्या बेटा स्टीरियो आइसोमर्स को मालूम करने का? वो बेटा हमारे पास है 2 की पावर n। अब n क्या चीज है? n इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स। तो देखिए हमारे पास कार्बन ग्लूकोज में 4 एसिमेट्रिकल कार्बन थे, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 16। अब देखिए ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर्स को देखें तो 8 हैं हमारे पास डी वाले, और 8 क्या होंगे? एल वाले। देखें डी हमारे पास कौन सा शुगर है? एल कौन सा शुगर है? अगर सेकंड लास्ट कार्बन के साथ जो पेनल्टीमेट कार्बन कहलाता है, अगर OH राइट साइड पर मौजूद हो तो वो डी शुगर होगी, और अगर हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन या पेनल्टीमेट कार्बन में लेफ्ट साइड पर एल से लेफ्ट साइड पर OH अटैच होगा तो वो एल शुगर होगी। अब देखिए डी अलोज है, डी अल्ट्रोज है, डी ग्लूकोज है, डी मैनोज है, डी ग्लोज है, डी आयोडोज है, डी गैलेक्टोज है, डी टेलोज है, ये सारे बेटा हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स हैं ग्लूकोज के। अब यहां अब देखें इन सब में एसिमेट्रिकल जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन नंबर 5 जो है जिसे पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं, इन सब में वहां OH की पोजीशन क्या होगी? राइट साइड पर। बाकी कार्बन्स पर H और OH की पोजीशन क्या कर रही है? वेरी कर रही है। नेक्स्ट बेटा 8 है एल वाले। अब जो एल वाले जैसे कि एल टेलोज है, एल गैलेक्टोज है, एल ग्लूकोज है, एल अलोज है, एल ग्लूकोज है, एल अल्ट्रोज है, एल आयोडोज है, एल मैनोज है, इसमें जो सेकंड लास्ट कार्बन है पेनल्टीमेट कार्बन, उन सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड पर है क्योंकि ये एल शुगर है। और फिर बाकी जो 3 एसिमेट्रिकल कार्बन्स हैं वहां बेटा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या कर रही है? वेरी कर रही है। इस तरह 8 डी वाले और 8 एल वाले, टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं ग्लूकोज को? 16। ये बेटा एमसीक्यूज में आते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अभी हमने बात की कि एक हमारे पास डी शुगर है। डी शुगर कौन सी होगी? इफ ए OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेनल्टीमेट कार्बन, अगर राइट साइड पर मौजूद है तो वो डी शुगर है। और हमारे पास एल शुगर कौन सी है? इफ OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पेनल्टीमेट कार्बन। देखिए डी राइबोज में देखें सेकंड लास्ट कार्बन में हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है ये राइट साइड पर है, और एल राइबोज के अंदर बेटा हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर अटैच है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन है स्टीरियो आइसोमर्स की। 3 तरह के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, इनैंटियोमर्स हैं, डाइस्टीरियो आइसोमर्स हैं, और तीसरा कौन सा बेटा? एपिमर। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनैंटियोमर्स क्या होते हैं। बेटा हमारे पास ऐसा स्टीरियो आइसोमर व्हिच आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स बेटा जो एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो। इसका क्या मतलब है बेटा कि उनकी राइट साइड आपस में, मतलब राइट को अगर राइट पर रखें तो मैच ना करें, लेफ्ट को लेफ्ट पर रखें तो मैच ना करें। हाँ, राइट साइड इक्वल होगी लेफ्ट साइड के और लेफ्ट साइड इक्वल होगी राइट साइड के। ऐसे जो मिरर इमेज होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। जैसे कि एग्जांपल क्या है? एल एंड डी आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। देखें डी ग्लूकोज और हमारे पास जो एल ग्लूकोज है, अब इसमें देखिए बेटा राइट साइड इक्वल है, डी ग्लूकोज की राइट साइड इक्वल है एल ग्लूकोज की लेफ्ट साइड के, और डी ग्लूकोज की लेफ्ट साइड इक्वल है किसके बेटा? एल ग्लूकोज की राइट साइड पे। तो ये बेटा हमारे पास नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है एक दूसरे के, इसलिए इन्हें हम नाम देते हैं इनैंटियोमर्स का। अब देखिए नेक्स्ट आप
आपके पास है डाई स्टीरियोआइसोमर्स। डाई का मतलब होता है दो। अब इसका मतलब आपने डाई से दो कैसे याद रखना है कि वो कहते हैं ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एट मोर देन वन एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। एक से ज्यादा एसिमेट्रिकल कार्बन एटम पर अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो अरेंजमेंट है, जो उनकी पोजीशन है, डिफरेंट हो, ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स को आप क्या नाम देंगे? डाई स्टीरियोआइसोमर्स का नाम देंगे। देखें अगर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज थे, मतलब राइट लेफ्ट के इक्वल, लेफ्ट राइट के इक्वल अरेंजमेंट उनकी देखें तो वो कहलाते थे इनैंटियोमर्स। अगर एक से ज्यादा एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है तो वो क्या कहलाएगी? डाई स्टीरियोआइसोमर्स कहलाएगी। एग्जांपल क्या? डी एलोज एंड डी मैनोज। देखिए ये डी एलोज है, ये डी मैनोज है। इसमें बेटा कार्बन नंबर 2 और 3 पर देखें हमारे पास यहां पर डी एलोज के अंदर बेटा राइट साइड पर आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? राइट साइड पर बेटा आपको देखें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको इनके अरेंजमेंट यहाँ डी एलोज में देखें और यही अरेंजमेंट आप देखें डी मैनोज के अंदर। तो देखिए बेटा हमारे पास यहाँ दो कार्बन्स पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है वो एक दूसरे से अपोजिट है, डिफरेंट है। तो हमने कहा कि अगर एक से ज्यादा एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स पर, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन वेरी करे तो वो जो स्टीरियोआइसोमर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? डाई स्टीरियोआइसोमर्स कहलाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है एपिमर्स। एपिमर्स के बेटा स्टीरियोआइसोमर्स हैं हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एट ओनली वन एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। अगर बेटा ऐसे एसोमर्स, ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जिनमें सिर्फ एक एसिमेट्रिकल कार्बन एटम पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन या अरेंजमेंट डिफरेंट हो, ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स को क्या नाम देंगे? एपिमर्स का नाम देंगे। एग्जांपल क्या बेटा? डी ग्लूकोज और डी मैनोज। अब देखिए बेटा हमारे पास डी ग्लूकोज और डी मैनोज में देखें कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या है? अपोजिट है, डिफरेंट है। इसी तरह डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज में देखें कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या डिफरेंट है। तो अगर सिर्फ एक एसिमेट्रिकल कार्बन एटम पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, उनके अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो उसे आप क्या नाम देते हैं? एपिमर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट बेटा सोर्सेज है ग्लूकोज के। फ्री स्टेट के अंदर ग्लूकोज कहां मिलेगा? फिग्स के अंदर, डेट्स के अंदर, ठीक है, ग्रेप्स के अंदर आपको ग्लूकोज मिलता है। कंबाइंड स्टेट में ओलिगोसैकेराइड्स में है, पॉलीसैकेराइड्स में है। जब भी आप ओलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो 2 to 10 मोनोसैकेराइड मिलेंगे और जब भी आप पॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स आपको हासिल होंगे। नेक्स्ट नेचुरल सोर्स की बात करें तो ब्लड के अंदर कितने परसेंट ग्लूकोज है बेटा? ब्लड कंटेन 0.08% ग्लूकोज। कितने परसेंट बेटा? 0.08% ग्लूकोज है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट बेटा फोटोसिंथेसिस एक, ठीक है, एंडोजेनिक प्रोसेस है। एंडोजेनिक का मतलब है कि जो एनर्जी या हीट को क्या करते हैं बेटा? अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। आप इसे एंडोथर्मिक प्रोसेस का नाम भी दे सकते हैं। जो एनर्जी को क्या करता हो? इस्तेमाल करता हो बेटा रिएक्शन करवाने के लिए, तो वो जो प्रोसेस होता है दैट इज एंडोजेनिक, ठीक है, या आप उसे बेटा आमतौर पर एंडोथर्मिक प्रोसेस का नाम दे देते हैं। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और क्या बनता है बेटा? ग्लूकोज बनता है और एज अ बाय प्रोडक्ट क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि अगर 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बनाना हो तो कितनी एनर्जी चाहिए? 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए बेटा। और अगर 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बनाना हो तो एनर्जी क्या हो जाएगी? 7176 किलो कैलोरी। और अगर 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बनाना हो तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 71.76 किलो कैलोरी। तो ये बेटा हमारे पास इस चीज को डिनोट करता है कि अगर आपने ग्लूकोज बनाना है तो एनर्जी लेनी पड़ेगी। कहां से मिलेगी? सनलाइट से मिलेगी। तो ये एंडोजेनिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें एनर्जी क्या होती है बेटा? इस्तेमाल होती है। थैंक यू बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड का। तब तक अल्लाह हाफिज़।